हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ कि बढ़िया हैं और अपनी जो स्टडी चल रही है उसे कंटिन्यू कर रहे होंगे। देखिए, अपन अब तक जो पढ़ रहे हैं वो गाउस लॉ पढ़ा था अपन ने, और गाउस लॉ के एप्लीकेशंस जो है वो अपन ने पढ़ना चालू कर दिए थे, है ना। एप्लीकेशन में अपन ने क्या पढ़ा था, तो मैंने लास्ट टाइम तक जो मेरे को याद है वो अपन ने लास्ट वीडियो में अपन ने किया था, स्फेरिकल कंडक्टर लिया था, है ना। हॉलो स्फेयर लिया था, और फिर मैंने बोला था कि सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर होगा तो काम किस तरीके से करेंगे, तो जैसा हॉलो स्फेयर होता है वैसा का वैसा ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारे पास में नेक्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। इस बार देखो स्फीयर कैसा है, नॉन कंडक्टिंग है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब नॉन कंडक्टिंग की क्या खास बात होती है, जब आप किसी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को हम चार्ज देते हैं तो वो चार्ज है वो उसके वॉल्यूम में चला जाता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो जैसे वुड इज अ नॉन कंडक्टर, है ना, और अगर आप इसे चार्ज दोगे, आपने क्यू चार्ज अगर इसे दिया, देन क्यू चार्ज विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड दिस व्यू, है ना, इनसाइड दिस वुड और इनसाइड द वॉल्यूम ऑफ द दिस वुडन ब्लॉक। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा कि किसी भी नॉन कंडक्टर को अगर चार्ज देंगे तो वो कहाँ जाएगा, उसके वॉल्यूम में जाएगा। किसी भी कंडक्टर को चार्ज देंगे तो वो कहाँ जाएगा, उसके सरफेस पर जाएगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और वही तीन पार्ट करने हैं आपको। आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, आपको इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और आपको सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो अपन सबसे पहला काम कर रहे हैं, व्हेन पॉइंट P इज आउटसाइड द स्फीयर, उससे पहले जो थ्योरी लिखनी है वो समझ लीजिए। तो हमने बोला लेट वी हैव अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर of radius capital R and Q charge small q मान लीजिए या capital Q, and Q charge is given to it which is uniformly distributed into the volume of that non-conducting sphere। वो क्या हो जाएगा, इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दैट विल बी द थ्योरी फॉर अस। Since the charge is uniformly distributed inside the volume, so the volume charge density, ये बात ध्यान में रखना। इससे पहले अपन ने सरफेस चार्ज डेंसिटी पे काम किया है, अब किसके ऊपर काम करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के ऊपर काम करेंगे। और यहाँ पर वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी क्या, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो लिखते हैं बच्चों, ये याद होगा आपको। रो विल बी क्या, जितना चार्ज हमने दिया दैट इज Q डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इस स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, दैट विल बी द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये ध्यान रखिएगा। और ये पूरे का निकालो तो भी इतना आएगा, इसका अगर छोटा सा भाग का भी अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालते ना, वो भी इसी के बराबर आनी चाहिए। इट्स ए कांस्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर स्फीयर। ऑलराइट, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो इसे इक्वेशन बना करके आप चाहें तो लिख दीजिएगा, अभी मैं इसे रब कर दूंगा, आप लिख लीजिएगा। हम काम करना चालू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट के लिए मैं डेरिवेशन करने वाला हूं, तो वो डेरिवेशन समझिए। चलिए, तो वो डेरिवेशन हमारे पास में जो है वो कुछ इस तरीके से होगा। पहला पॉइंट, व्हेन पॉइंट P is outside the स्फीयर। अगर पॉइंट P आउटसाइड हुआ, ऐसा यहाँ पर मान लो, ठीक है, यहाँ पर अगर वो पॉइंट P है तो पहले उसका डिस्टेंस देखो कि सेंटर से कितना है, तो आंसर इज स्मॉल r। आपको पता चल जाएगा कि स्मॉल r इज मोर देन कैपिटल R, तो आप लिख सकते हैं स्मॉल r इज मोर देन कैपिटल R और ग्रेटर देन कैपिटल R, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और वो भी गाउस लॉ को यूज करना है, तो फिर हम क्या बोलेंगे, हमें गाउस लॉ अगर अप्लाई करना है तो गाउशियन सरफेस बनाना पड़ेगा। सो हियर इट इज, ये गाउशियन सरफेस हमने बना दी इस पे। ठीक है, और ये अगर गाउशियन सरफेस से हमने इसे कवर किया तो आप इसके ऊपर एक सरफेस एलिमेंट कट कर लीजिए, और इस सरफेस एलिमेंट के ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों की डायरेक्शन को इंडिकेट कीजिए। आपको याद होगा अपन ने लास्ट टाइम भी ऐसा ही किया था, सेम डायरेक्शन के अंदर आता है, रिपल्शन फोर्स जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन वही है,
और टोटल पॉजिटिव चार्ज के कारण भी जो एरिया वेक्टर दिखेगा वो इस तरफ ही दिखेगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। एरिया वेक्टर कैसे होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना चाहिए और आउटवर्ड होना चाहिए, ये ध्यान रखें। तो जब हम इन दोनों चीज को देखते हैं तो थीटा की वैल्यू कितना डिग्री दिखती है हमें, 0 डिग्री दिखती है, यही तो है। चलिए काम करते हैं, ये डेरिवेशन हमने पहले भी किया है, तो हमने लिखा यूजिंग गाउस लॉ। मैं यहाँ पर काम कर देता हूँ, यूजिंग गाउस लॉ और गाउस थ्योरम। क्या होगा भाई, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल्स टू व्हाट, समीशन q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ऐसा ही कर रहे थे ना बच्चों। फिर क्या करेंगे, डॉट को हटाएंगे, तो डॉट को हटाएंगे तो इसे लिखेंगे E ds cos थीटा और समीशन q, टोटल चार्ज ही हमने स्मॉल q दिया है तो हमने उसकी जगह q लिख दिया। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, एप्सिलॉन नॉट। फिर थीटा की वैल्यू पुट करिए, कितना है, 0 डिग्री है। क्लोज इंटीग्रेशन अभी भी साथ में चल रहा है, तो ये हो जाएगा cos 0 इज इक्वल्स टू व्हाट, q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा e ds इज इक्वल्स टू व्हाट, q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर सॉल्व करो, e को बाहर निकालते हैं इंटीग्रेशन के दायरे से, तो ये हो जाएगा e इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब ये चीज तो क्यों ही है ना बच्चों, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds, और ds किसका, गाउसियन सरफेस का, ये ध्यान में रखिएगा। तो गाउसियन सरफेस का रेडियस कितना है, यहाँ पर स्मॉल r का स्फेरिकल सरफेस है, स्मॉल r के स्फेरिकल सरफेस का एरिया कितना होगा टोटल, 4 पाई r स्क्वायर, यही तो पढ़ा है हमने। और ये बात ध्यान रखना कि ये स्मॉल r यूज करना है, 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलो तो e निकालना था, व्हाट विल बी e, e विल बी, देखिए यहाँ पर ये होगा q डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। इसे थोड़ा सा सही लिखे तो इसे मैं शायद ऐसा लिख सकता हूँ, q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको इस तरफ लिख दिया, r स्क्वायर को इधर लिख देते हैं। बताओ भाई आएगा नहीं आएगा, देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे है तो ऊपर हम क्या लेके जाएंगे, k लेके जा सकते हैं ना, तो इट विल बी kq डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, है ना, एट पॉइंट व्हिच इज आउटसाइड द सरफेस। पता चल गया। और ये चीज हमने हर बार निकाली है, लास्ट वाले स्पेरिकल शेल के अंदर भी हमने यही निकाला था, आउटसाइड इतना ही आ रहा था बच्चों। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रख लीजिएगा कि आउटसाइड कितना होता है, kq डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर होता है। वेक्टर में लिखोगे तो यहाँ पे r कैप लगा दीजिएगा, इसके ऊपर वेक्टर लगा दीजिएगा। ठीक है, अगर वेक्टर में लिखो तो, अदरवाइज रहने दो चाहे। चलिए तो ये हो गया किसके लिए बच्चों, कहां पर, जब बाहर था। अब किसकी बात करेंगे, व्हेन पॉइंट P इज एट द सरफेस, इज एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, तो मैं यहां पर सरफेस ही लिख देता हूं। ठीक है, तो सरफेस पर होगा तो इसका मतलब ये वाली चीज पॉइंट P कहां जाना चाहिए, सरफेस पर जाना चाहिए। सरफेस पर लेकर जाओ बच्चों, यहां पर ही आएगा क्या, इस वाले पे सरफेस पे आ जाना चाहिए। ठीक, तो इस केस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो ऐसे ही आउटवर्ड, और एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड ही होगा। ठीक है, अगेन एंगल कितना डिग्री है दोनों के बीच में, 0 डिग्री है, थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, 0 डिग्री। इस चीज को ध्यान में रखें। तो काम करें, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास में, बी पॉइंट आप इसे डाल लीजिएगा, व्हेन पॉइंट P इज एट द सरफेस ऑफ स्फीयर। उस केस में हमें ये पता चल जाना चाहिए कि ये जो स्मॉल r है उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, कैपिटल R के, तो ये इक्वलिटी का साइन लगा लीजिएगा। डेरिवेशन करो, चलिए तो गाउस लॉ ऐसा का ऐसा ही यूज होगा क्या, चलिए तो हमने बोला कि गाउस लॉ तो यही था, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ E डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू समेशन q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर डॉट को हटाया तो cos थीटा लगाएंगे, ये भी ठीक था। टोटल चार्ज कितना है गाउसियन सरफेस में, गाउसियन सरफेस यही तो रहेगी इस बार, चलिए q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया। फिर cos 0 की वैल्यू कितनी रखी, 1 रखी, तो ये वाला वैल्यू आया। फिर e को बाहर निकाला और अंदर इंटीग्रेशन में ds रहा। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, क्या चेंज है बच्चों, अब गाउसियन सरफेस यही है, तो गाउसियन सरफेस इज द सरफेस ऑफ दैट स्फीयर, है ना, इस स्फीयर का ही सरफेस है। तो इस केस में जब आप एरिया देखोगे तो वो स्फीयर का एरिया आएगा, क्योंकि गाउसियन सरफेस ही स्फीयर के एरिया के बराबर थी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
Q डिवाइडेड बाय 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर है बच्चों, स्मॉल r स्क्वायर नहीं है, ये बात ध्यान में रखना है इस केस में। फिर एप्सिलॉन नॉट को चेंज कर दो एक बार के लिए, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, ये सरफेस पे कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे है, तो ये क्या हो जाएगा k q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, दैट इज एट सरफेस। पता चल गया क्या? तो ये कहां पर कैलकुलेट किया अपन ने? सरफेस पर कैलकुलेट किया। अब कहां कैलकुलेट कर सकते हैं? तो हम बोलेंगे इनसाइड। अब बताओ क्या इनसाइड कैलकुलेट करने की जरूरत है यहाँ पर? बताओ भाई, कर सकते हैं? तो बिल्कुल हम बोलेंगे कि बिल्कुल इनसाइड कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इनसाइड भी चार्ज है, ऐसा नहीं है कि अंदर चार्ज नहीं है। अंदर चार्ज है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, सॉरी फ्लक्स भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखा जाएगा। ओके, तो काम करते हैं। अब हम बात करेंगे व्हेन पॉइंट P इज इनसाइड द सरफेस। अब ये थोड़ा सा डेरिवेशन समझने लायक है। डेरिवेशन तो सारे ही समझने लायक होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा ज्यादा गौर करना पड़ेगा, ये इतना सीधा या सिंपल नहीं है। तो हमने लिखा व्हेन पॉइंट P इज इनसाइड द स्क्वायर। अगर पॉइंट P इनसाइड है तो पहले स्क्वायर को इस बार थोड़ा सा बड़ा बना लो, ठीक है, ये अपन ने स्क्वायर बना दिया। और चार्ज को फिर आप डिनोट करो कि चार्ज कहाँ पर है ना। तो मैं उससे पहले बोलूंगा कि आप पॉइंट P को डिनोट कर लो बच्चों। तो हमने माना कि लेट्स सपोज कीजिए कि पॉइंट P यहाँ पर है, ठीक है। अगर ये पॉइंट P है तो गाउसियन सरफेस बनाओ, और यहाँ पे एरिया वेक्टर भी लेना है, और इसको शो करो कि ये स्मॉल r था और ये कैपिटल R। फिर यहाँ पे एरिया वेक्टर बताओ और इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। चार्ज अंदर था तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होगा, और एरिया वेक्टर तो वैसे भी परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है, ठीक है। ये शो करने के बाद में आप क्या करें, चार्ज को शो कर दीजिए। इसके बाद में आप चार्ज को आसानी से शो कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा बच्चों, वो तो चार्ज पहले भी शो कर सकते थे, इससे बस आपका डायग्राम जो है वो थोड़ा तरीके से बन जाएगा। अदरवाइज अगर आप चार्ज को पहले फिल करोगे ना तो इट विल सीम टू यू कंजस्टेड, है ना, आपको कंजस्टेड लगेगा। अदरवाइज आप क्या करें, चार्ज को बाद में ही लगाएं तो ये आपको कंजस्टेड भी नहीं दिखेगा, डायग्राम भी सही दिखेगा आपको, ठीक है। और एग्जाम के अंदर प्रेजेंटेशन सही होनी चाहिए, इस चीज को ध्यान में रखें। फिर क्या हमने देखा कि दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर स्मॉल r को देखो, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R और स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। पता चल रहा है स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। थीटा की वैल्यू कितना डिग्री पता चल रही है, 0 डिग्री पता चल रही है। फिर ये बात ध्यान में रखिएगा, इस बार गाउसियन सरफेस जो कि ये है ना, दैट इज द गाउसियन सरफेस, इसमें क्या टोटल चार्ज आ रहा है? देखो भी डायग्राम को देख करके बताओ क्या टोटल q चार्ज जो है वो क्या इस गाउसियन सरफेस में आ रहा है, इस वाले में इतने से नहीं। टोटल q चार्ज तो पूरे के लिए है, तो इसके पास में उस टोटल q चार्ज का कुछ पार्ट होगा। तो हमने बोला कि पूरे के पास में तो q चार्ज है, जबकि इसके पास की बात की जाए तो q डैश चार्ज। और ये बात ध्यान में रखना, गाउस लॉ जब अप्लाई करेंगे तो आपको वही चार्ज लेना है which is enclosed by the Gaussian surface, है ना, जो गाउसियन सरफेस से एनक्लोज्ड है वही चार्ज चाहिए। इसके बाहर जो चार्ज है उससे कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। तो ये जो चार्ज है ना बाहर, इसका फ्लक्स से कोई लेना देना नहीं है। किसका लेना देना है, इसका फ्लक्स से लेना देना है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो काम करते हैं, तो सबसे पहले आप एक क्यू डैश निकालेंगे। तो क्यू डैश निकलेगा कहां से, हम बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से। किससे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से। तो ये थोड़ा सा डेरिवेशन को ध्यान में रखें किस तरीके से काम होगा। तो हमने लिखा वी नो दैट, अब भाई क्या जानते थे, कुछ जानते भी हो गया, हाँ देखो क्या जानते थे बच्चों, तो हम ये जानते थे कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ एंटायर स्फीयर, देखो एंटायर स्फीयर के लिए मैंने कैपिटल आर लिया है ना, should be equals to the volume charge density of the Gaussian surface sphere, ठीक है। Gaussian सरफेस वाले के लिए क्या था, स्मॉल r था, तो हमने वो यूज कर लिया, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो कि स्मॉल r वाले स्फीयर का था वो का वो ही
किसके लिए होना चाहिए, कैपिटल आर वाले स्क्वायर का होना चाहिए। फिर कैपिटल आर वाले के लिए कितना था, तुमने बोला कैपिटल आर के पास में तो क्यू चार्ज था और उसका वॉल्यूम कितना था 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यू इक्वल्स टू स्मॉल आर वाले के लिए देखो तो उसके पास में चार्ज कितना है, क्यू डैश है, और यहाँ पर क्या आएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, यही तो आएगा। 4/3 पाई से 4/3 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो गया q डिवाइडेड बाय आर क्यूब इज इक्वल्स टू q डैश डिवाइडेड बाय स्मॉल आर क्यूब, यही तो है। हमें क्या चाहिए, q चाहिए, q डैश चाहिए। देखो भाई गॉसियन सरफेस में क्या है, q डैश है, तो हमें q डैश चाहिए, ठीक है। तो q डैश निकालोगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई डालो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा q डिवाइडेड बाय आर क्यूब, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, स्मॉल आर क्यूब से, ठीक है। दैट वुड बी इक्वेशन जो भी आप डालें, अगर उसे फर्स्ट डालते हो उसे सेकंड डाल लीजिए, जैसे कि आप अरेंज कर रहे हैं, तो मैं अभी इस वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैं इसे 1 डाल देता हूँ, है ना, इस पर्टिकुलर डेरिवेशन के लिए, इनसाइड वाली के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर गाउस लॉ यूज करो, ये करने के बाद में गाउस लॉ यूज करना पड़ेगा। हमने लिखा अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ। देख गाउस लॉ क्या था, इंटीग्रेशन E dot ds वेक्टर इज इक्वल्स टू समीशन q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे समीशन q की वैल्यू बच्चों q डैश है, ये ध्यान में रखें, यही था बस और कुछ नहीं। फिर E ds cos थीटा, देखो वेक्टर वेक्टर सब बढ़ गया, cos थीटा आ गया, और समीशन q की जगह क्या लिखोगे, q डैश डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। थीटा की वैल्यू कितना डिग्री, 0 डिग्री, तो यहाँ पर लिखोगे इंटीग्रेशन E ds cos 0 इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, q डैश डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर cos 0 का वैल्यू 1 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, E ds आएगा, इज इक्वल्स टू क्या, q डैश डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब E को बाहर निकालो, जैसा हम हमेशा काम करते हुए आए हैं, इंटीग्रेशन ds, ये इंटीग्रेशन है, फ्लक्स मत समझ लीजिएगा, q डैश डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर ds का वैल्यू कितना आएगा, तो इस बार गॉसियन सरफेस का एरिया 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर आएगा, है ना, तो ये लिखा जाएगा e इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल्स टू, अब यहाँ पे समझने लायक बात है, q डैश का वैल्यू पुट कर रहे हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ q डैश इनटू द अबव इक्वेशन, क्या हो जाएगा भाई, q r क्यूब डिवाइडेड बाय r क्यूब, ये तो है, और एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर था, ये बस एप्सिलॉन नॉट मत भूल जाना, जल्दीबाजी में हम q डैश का वैल्यू तो पुट कर देते हैं, लेकिन ये एप्सिलॉन नॉट जो चल रहा था वो रह जाता है, ठीक है, तो ये भूलना नहीं है अपन को, ठीक है। अब क्या होगा वो देखो, तो r स्क्वायर से इसको काटेंगे तो ये हट जाएगा, सिर्फ एक r ही रहेगा यहाँ पर, हमें क्या चाहिए, E चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी q स्मॉल r, 4 पाई का डिवाइड लगाओ, क्या हो जाएगा 4 पाई कैपिटल R क्यूब एप्सिलॉन नॉट, रीअरेंज करो, क्यू आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साथ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, और यहाँ पर आर क्यूब आएगा, चलिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे है, क्या लिख सकते हो, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना हो जाएगा बच्चों, के क्यू आर डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या आएगा, आर क्यूब, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। देखिए अब यहाँ पर क्या है, अगर इससे पहले अगर आउटसाइड की बात करते तो आर स्क्वायर स्मॉल आर की बात कर रहा हूँ, वो नीचे आ रहा था, ठीक है, जबकि इनसाइड की बात करें, आउटसाइड में आ रहा था नीचे और आर स्क्वायर आ रहा था, जबकि इनसाइड में स्मॉल आर ऊपर आ रहा है, मतलब यहाँ पर स्मॉल आर के प्रोपोर्शनल है और वहां पे आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था आउटसाइड के अंदर, ठीक है। तो ये ध्यान में रखने लायक बात है, तो पता चल रहा है क्या, तो इस केस में इनसाइड में वो क्या बोल रहा है कि स्मॉल आर के प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे स्मॉल आर बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, ये थोड़ा दिमाग में डालो बच्चों, स्मॉल आर बढ़ेगा तो हम कहाँ की ओर जाएंगे, ठीक है। तो हमने बोला कि जैसे जैसे स्मॉल आर बढ़ता जाएगा, डायग्राम को देखो समझ जाओगे कहाँ की ओर जा रहे हो, सरफेस की ओर जा रहे हैं। पहले स्मॉल आर कम था, फिर बढ़ा, फिर और बढ़ाया, फिर और बढ़ाया, फिर और बढ़ाया, और फिर कहां पर लेकर गए, सरफेस की ओर। तो जैसे जैसे स्मॉल आर इंक्रीज होता जा रहा है, वी आर मूविंग टुवर्ड्स सरफेस, क्लियर है ये बात। तो एक बात ध्यान रखना, जैसे जैसे सेंटर से सरफेस की ओर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज, यही तो बोल रहा है वो, ध्यान में रखें, सेंटर से कहां की ओर, सरफेस की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा, सरफेस से अगर सेंटर की ओर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, सिंपल सा लॉजिक था। चलिए व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर
डी ऑप्शन डाल लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, सेंटर के लिए स्मॉल आर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अरे ये पी पॉइंट उठ करके यहाँ पे आ जाएगा ना बच्चों, तो अगर पी पॉइंट यहाँ पर आ गया तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी होगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो स्मॉल आर 0 हो जाएगा। अगर स्मॉल आर 0 हो गया तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर बिकम 0। ये बात ध्यान रखना। तीनों स्पेयर, तीनों कौन कौन से, एक तो स्फेरिकल शेल, एक है सॉलिड कंडक्टिंग स्पेयर और एक है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्पेयर। तीनों के सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, तो दिमाग में रह जाएगा। डन हो गया। चलिए तो इस चीज को उतार लीजिएगा। अब अपन को क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, ग्राफ बनाया, पॉइंट खत्म, डेरिवेशन खत्म। ग्राफ कब बनेगा, जब हमें फॉर्मूलाज पता होंगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके यहाँ पे से क्या कर लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा। ऑलराइट, देखिए अब किस तरीके से काम करेंगे बच्चों। ये कुछ ऐसा होगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर कितना, 0, और सेंटर कब, जब स्मॉल आर की वैल्यू 0 होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इनसाइड कब बच्चों, तो हमने बोला के क्यू स्मॉल आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब आता है, और ये स्मॉल आर शुड बी लेसर देन कैपिटल आर, ऐसा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस, सरफेस के लिए मैक्सिमम होता है, ये बात ध्यान में रखना। वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम, इट इज एट सरफेस, ये बात ध्यान में रखें। स्मॉल आर की वैल्यू किसके बराबर, कैपिटल आर के बराबर। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्क्वायर कितना, के क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर, और स्मॉल आर शुड बी ग्रेटर देन कैपिटल आर, यही तो है। चलिए अब इसको ग्राफ में शो करो, स्मॉल आर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। अब गौर कीजिए, स्मॉल आर यहाँ पर है तो यहाँ पर 0 करो। ठीक है, यहाँ से चालू करते हैं, सेंटर से तो 0 आएगा, सेंटर से फिर कहाँ की ओर जा रहे हैं, सरफेस की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर सरफेस आ चुका है तो मतलब ये वाली डिस्टेंस कैपिटल आर होनी चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, सेंटर से सरफेस तक का जो डिस्टेंस है वही तो रेडियस था। ठीक है, तो ये कैपिटल आर होना चाहिए। तो ये वाला पार्ट क्या होगा, इनसाइड द स्क्वायर होगा, और ये वाला आउटसाइड द स्क्वायर होगा। इनसाइड द स्क्वायर है तो इनसाइड द स्क्वायर के लिए स्मॉल आर शुड बी लेस देन कैपिटल आर, और ये आउटसाइड द स्क्वायर है तो इसका मतलब स्मॉल आर शुड बी ग्रेटर देन कैपिटल आर। ऑलराइट, फिर इसके बाद में यहाँ पर मैक्सिमम है सरफेस पर, तो ये पॉइंट बना दिया, और कितना है, के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर, दैट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर जैसे जैसे सेंटर से कहाँ की ओर जाते हैं, सरफेस तक जाते हैं, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताया था मैंने, इंक्रीज बताया था, क्योंकि प्रोपोर्शनल है। अरे प्रोपोर्शनल तो बोल रहा है ये। ठीक है, तो ये लाइन स्ट्रेट लेकर के जाइएगा स्केल के थ्रू। फिर इसके बाद में आउटसाइड जाओगे तो देखो स्मॉल आर नीचे आ रहा है, इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हाइपरबोलिक ग्राफ बनाओगे ऐसा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। समझ में आया बच्चों? तो चलो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करो, और शेयर कर सकते हो तो शेयर करो। अदरवाइज चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बनता है। हैव अ गुड डे बच्चों, टेक केयर।